नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल थिंकिंग पॉइंट में। दोस्तों, आजकल अब हर तरफ जो एक बात की चर्चा हमेशा सुन रहे होंगे वो है अफगानिस्तान और तालिबान। कैसे तालिबान ने मात्र 10 दिन में ही 90% अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। कैसे एक आतंकवादी संगठन मात्र 10 दिन में एक पूरे देश को अपने कब्जे में ले लेता है। कैसे वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री, वहाँ के जो राष्ट्रपति है, भागकर अपनी जान बचाते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कोई सवाल आया है कि कैसे एक आतंकवादी संगठन जो एक पूरे मुल्क को अपने कब्जे में ले लेता है, कैसे वो इतना शक्तिशाली बनता है? कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है? तालिबान का जो स्टार्टिंग पीरियड है वो कैसा रहा और कैसे इनकी ये मानसिकता उपजी है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तालिबान के पूरे हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा और कुछ हद तक अफगानिस्तान के हिस्ट्री के बारे में भी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, तालिबान के हिस्ट्री के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ा सा अफगानिस्तान के हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। वैसे तो अफगानिस्तान देश का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण में भी अफगानिस्तान के बहुत से हिस्से का जिक्र होता है। जैसे आप गंधार प्रदेश के बारे में सुने होंगे, जहाँ का खूनी जी थे। तो दोस्तों, अफगानिस्तान का इतिहास तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन हम बात उतनी पुरानी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे आज से 100-102 साल पहले से। तो दोस्तों, 1919 तक अफगानिस्तान में ब्रिटिश हुकूमत की राज चलती थी। ब्रिटिशर्स ने 1919 में अफगानिस्तान को आज़ाद घोषित किया हुआ। जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत से अफगानिस्तान आज़ाद होता है, उसके बाद वहाँ पे राजशाही प्रथा चालू होती है। मतलब राजाओं का जो है राज चलता है। और जो सबसे आखिरी राजा था वो वहाँ का अफगानिस्तान का वो था ज़ाहिर शाह, जिन्होंने 1973 तक अफगानिस्तान पे रूल किया। उनकी हुकूमत जो है करीबन 1933 से 1973 तक उनका राज अफगानिस्तान में हुआ था। तो दोस्तों, ये जो पीरियड है, ये जो ज़ाहिर शाह का जो पीरियड है, ये जो अराउंड 39 ईयर्स का जो पीरियड है, इन्हें गोल्डन एरा कहा जाता है अफगानिस्तान के इतिहास का। क्योंकि इस दौर में बहुत ही पीसफुली अफगानिस्तान के लोग वहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे। और वहाँ पे कोई आज जो आप अफगानिस्तान को देखते हैं, आज हम सोचते हैं कि अफगानिस्तान कैसा रहा होगा, जो यहाँ पे उतना खून खराबा होता है। लेकिन दोस्तों, उस दौर में अफगानिस्तान का हाल ऐसा नहीं था। ज़ाहिर शाह के समय में अफगानिस्तान में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था। ज़ाहिर शाह एक बहुत ही ऐसा माना जाता है कि बहुत ही अच्छे राजा थे और उनके दौर में इतना खून खराबा ये सब बिल्कुल नहीं होता था। जबकि आपको बता दूं कि अफगानिस्तान एक कबीलियों का एरिया है। बहुत से अलग अलग कबीलाई एरिया वहाँ पे है, जहाँ का अलग अलग रूल्स है, जहाँ का अलग अलग कानून है, लेकिन सबको एक साथ लेके ज़ाहिर शाह ने रूल किया था। दोस्तों, ज़ाहिर शाह का एक सेनापति हुआ करते थे, मोहम्मद दाऊद खान। 1973 में उन्होंने ज़ाहिर शाह का तख्ता पलट कर दिया। हुआ यूँ था कि ज़ाहिर शाह बुज़ुर्ग हो चुके थे और उनकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी थी। तो उन्होंने अपने इलाज के लिए इटली गए हुए थे। उसी दौरान उनके जो सेनापति है मोहम्मद दाऊद खान, उन्होंने उनका तख्ता पलट कर दिया। उन्होंने अपने आप को देश का प्रधानमंत्री घोषित किया और उन्होंने आवाम के सामने ये वादा किया कि अब राजशाही प्रथा हमारे देश से ख़त्म होनी चाहिए। मैं नया प्रधानमंत्री हूँ और मैं एक नया संविधान लाऊंगा और इसे मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाऊंगा। और आवाम का भी समर्थन उनको उस टाइम पे मिला। उसका कारण ये था दोस्तों कि ज़ाहिर शाह से उतनी नफरत अफगानिस्तान के लोग नहीं करते थे, लेकिन उस समय में राजशाही प्रथा के खिलाफ पूरी दुनिया में एक अलग ही क्रेज़ हो चुका था। सभी जो देश हैं वहाँ पे अब डेमोक्रेटिक कंट्री जो है धीरे धीरे बनना चालू हुआ था। तो इसी दौर में अफगानिस्तान भी शामिल हुआ और उन्होंने मोहम्मद दाऊद खान के ऊपर विश्वास करके उन्हें अपना प्रधानमंत्री चुना। लेकिन हुआ यूं था दोस्तों, दाऊद खान के 4-5 साल के राज के बाद भी, 3-4 साल के राज के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। ना उन्होंने कोई संविधान बनाया, ना कुछ किया। लेकिन जब आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा विरोध होना चालू हुआ तो उन्होंने एक संविधान बनाया। लेकिन उस संविधान में 1 पार्टी रूल का जिक्र हुआ। मतलब देश में और कोई पार्टी नहीं बन सकता, सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी, वही चुनाव लड़ेगी और वही जीतेगी। ऑब्वियस सी बात है। मतलब ये एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह ये संविधान था। तो दोस्तों, उस समय जो है बहुत से विरोध होने लगे देश में और उसी में से एक क्रांतिकारी, एक कम्युनिस्ट पार्टी खड़ा हुआ और जिसका नेता था नूर मोहम्मद तारकी।
तो दोस्तों नूर मोहम्मद को जो था सोवियत यूनियन, आज के जो रशिया है, उस टाइम पे 15 कंट्रीज से मिलकर सोवियत यूनियन हुआ करता था, सोवियत यूनियन का सपोर्ट जो है नूर मोहम्मद को हासिल था दोस्तों। तो उस समय में मोहम्मद दाऊद खान के खिलाफ प्रोटेस्ट करके उन्होंने सत्ता हासिल की और अफगानिस्तान में एक सोवियत यूनियन के सपोर्ट वाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, जिसका प्रधानमंत्री बना नूर मोहम्मद। और तो दोस्तों जो नूर मोहम्मद की जो सरकार थी, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटली सोवियत यूनियन के सपोर्टेड वाली सरकार थी, लेकिन दोस्तों इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उस दौर में नूर मोहम्मद जो कि एक क्रांतिकारी लीडर थे, क्योंकि उन्होंने संघर्ष करके सत्ता हासिल की थी और वो एक अफगानिस्तान को एक नई पहचान देना चाहते थे, तो उस समय में मॉडर्नाइजेशन जो है वो अपने चरम पर था अफगानिस्तान में। तब उन्होंने महिलाओं को जो है स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, काम करने की आज़ादी दे दिए थे। और उस दौर में कहा जाता है कि अफगानिस्तान में आप चाहे रात में भी अगर सड़कों पर चलेंगे तो आज जैसे आप अफगानिस्तान को एक इमेजिन कर सकते हैं, जैसे जो सरिया कानून जो तालिबान चाहता है कि उस वहाँ पे लागू हो, और जब जो हमारी जो जनरेशन है वो यही सोचती है कि अफगानिस्तान में शुरू से ऐसा रहा होगा। लेकिन दोस्तों जो नूर मोहम्मद का जो छोटा सा पीरियड था, जो छोटा सा राज था, उस दौर में अफगानिस्तान टोटली चेंज होने लगा था। महिलाएं तब रात को बाहर जा सकते थे, यहाँ तक कि कुछ भी पहनने की आज़ादी थी। तब ऐसा जरूरी नहीं था कि उनको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढक के रखना पड़ेगा, आप रात में नहीं निकल सकते, आप सिर्फ अपने हस्बैंड या भाई के साथ ही निकल सकते, ऐसा कोई कानून उस दौर में नहीं हुआ करता था नूर मोहम्मद के राज में। क्योंकि उनको सोवियत यूनियन का सपोर्ट हासिल था, तो सोवियत यूनियन भी उनको ऐसा चाह रहा था कि आप अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन करिए, आप यहाँ पे जो है मॉडर्न डेवलपमेंट करिए, जो भी दुनिया में हो रही है वो आप यहाँ पे लाइए। तो रशिया भी एक तरह से सपोर्ट ही कर रहा था अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें जो है वहाँ के बहुत सारे जो नैरो माइंडेड आप सोसाइटी बोल सकते हो, नैरो माइंडेड जो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो है पसंद नहीं आई, तो उन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको बता दूं कि उस दौर में कोल्ड वॉर जो है वो अपने चरम पर था, दो सुपर पावर के बीच में, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए थे। दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपना जो है प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन की तरह जो है उस समय में हुआ करता था। जो रशिया का, जो सोवियत यूनियन का जो इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, और जो अफगानिस्तान में जो इनके सपोर्ट वाला जो सरकार है, ये टोटली सोवियत यूनियन के इशारों पर काम कर रही थी, जो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। तो अमेरिका ने इस चीज़ को डिस्टर्ब करना चाहा। वो जो है अफगानिस्तान में जो है, या फिर अफगानिस्तान के कुछ कुछ आसपास के जो मुस्लिम्स कंट्रीज है, वहाँ पे ये भड़काना चालू किया कि देखिए ये आपके मुस्लिम जो परंपरा है, मुस्लिम जो आपका रूल्स बोल सकते हैं, जो भी है उसके खिलाफ है जो यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है कि आप महिलाओं को काम करने दे रहे हैं, महिलाओं को आप बाहर निकलने दे रहे हैं, लेकिन ये मुस्लिम जो धर्म है उसके खिलाफ है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, उस दौर में नूर मोहम्मद जब प्रधानमंत्री थे तो उनका एक फॉरेन मिनिस्टर हुआ करता था जिसका नाम था हफीजुल्लाह अमीन। तो दोस्तों अमेरिका ने उस हफीजुल्लाह अमीन को पकड़ा अपने इस मोटिव को पूरा करने के लिए। उन्होंने हफीजुल्लाह अमीन को समझाया कि ये जो चीज़ें हैं ये इस्लाम के खिलाफ है एंड ऑल दैट, और उन्होंने उनको ये चीज़ा कि आप जो है, जो लोग इस चीज़ के विरोध कर रहे हैं अफगानिस्तान में, उनको आप लीड करिए, क्योंकि आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, आप लीड करिए, आपको सपोर्ट हम करेंगे। तो दोस्तों आप देखिए, आप एक चीज़ को समझिए, यहाँ पे क्रोनोलॉजी को समझिए कि दो सुपर पावर, सोवियत यूनियन और अमेरिका, जिनका कंपटीशन एक्चुअली आपस में है, इनको एक दूसरे से आगे बढ़ना है। इस एक दूसरे के आगे बढ़ने के इस जद्दोजहद में ये एक तीसरे कंट्री अफगानिस्तान को अपना जो है आप बैटल फील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। आप ये बोल सकते हैं बैटल फील्ड की तरह यूज़ कर रहे हैं। इसका जो परिणाम होता है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन खैर अभी अपन इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो है वहाँ पे हफीजुल्लाह अमीन को जो है अमेरिका ने अपना एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मोहरा की तरह यूज़ करना चालू किया। तब दोस्तों हफीजुल्लाह अमीन भी जो है नूर मोहम्मद के खिलाफ एक विद्रोह करना चालू कर दिया, और उन्होंने बहुत से मतलब जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ के खिलाफ थे उनको लेके प्रोटेस्ट करना चालू किया। तो दोस्तों इस प्रोटेस्ट के दौर में जो है आप बोल सकते अमेरिका के से मतलब बहुत सारे खून खराबी होना भी चालू हुआ, सरकार के खिलाफ बहुत से आंदोलन चालू हुआ, और इन सब को सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, क्योंकि उनको रूस की दखलंदाजी अफगानिस्तान में पसंद नहीं थी। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, उसी दौर में यूएई और अमेरिका ये दोनों ने
ये इस प्रोटेस्ट को और आगे बढ़ाने के लिए एक शख्स को अफगानिस्तान भेजा। और अगर मैं उस शख्स का भी जो नाम लेने वाला हूं दोस्तों, तो आप जान के शायद आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो आप चौंक जाएंगे। उस शख्स का नाम था ओसामा बिन लादेन। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ही बनाया, जो बाद में अमेरिका के लिए घातक साबित हुआ। यूएई, अमेरिका के दबाव में यूएई ने ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में भेजा कि आप ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है हफीजुल्लाह अमीन के नेतृत्व में नूर मोहम्मद सरकार के खिलाफ, इस चीज़ को आप आगे बढ़ाओ, वहाँ के लोकल लोगों का माइंड वॉश करो कि ये इस्लाम के विरुद्ध है एंड ऑल दैट। और दोस्तों इन सब के बीच में ऐसा होता है कि हफीजुल्लाह अमीन इतना पावरफुल हो जाता है कुछ लड़ाकों को लेकर, और खासकर ओसामा बिन लादेन एंड इन लोगों को लेकर, कि इन्होंने नूर मोहम्मद का कत्ल कर देते हैं। नूर मोहम्मद का कत्ल मतलब सीधा सीधा सोवियत यूनियन को चैलेंज करना होता है, और सोवियत यूनियन ने इसको एक चैलेंज के तरह लिया भी। और इसका फल ये हुआ दोस्तों, जैसे ही इनका नूर मोहम्मद का कत्ल किया गया हफीजुल्लाह अमीन के द्वारा, और हफीजुल्लाह अमीन ने अपना एक सरकार बनाया अमेरिका के सपोर्ट में। अब दोस्तों पहले जो सरकार थी नूर मोहम्मद की, उसको सपोर्ट था सोवियत यूनियन का। उस सरकार के प्रधानमंत्री को मारने के बाद हफीजुल्लाह अमीन अपना सरकार बनाते हैं, किसके सपोर्ट से? रशिया ने इसको एक तरह से अपने लिए चैलेंज की तरह लिया कि आपने मुझे चैलेंज किया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके सपोर्ट वाले प्रधानमंत्री को आप मार रहे हो, तो उस दौर में तो सोवियत यूनियन बहुत पावरफुल हुआ करता था, तो वो सीधा इसे एक चैलेंज की तरह लिया और उन्होंने सैन्य कार्रवाई किया अफगानिस्तान के ऊपर। 1979 में रशिया ने जो है हमला कर दिया, अपने स्थल सेना के द्वारा हमला कर दिया अफगानिस्तान के ऊपर। और दोस्तों उन्होंने अफगानिस्तान सरकार को गिरा दिया, और फिर से अपना एक मुखौटा वाला सरकार जो सोवियत यूनियन के इशारों पे काम करे, ऐसा एक सरकार उन्होंने वहाँ पे बनाया। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम अब जो आज जो हम अफगानिस्तान को देखते हैं, इसका जो मेन प्रॉब्लम शुरू होती है वो यही से शुरू होती है। होता यूँ है दोस्तों, जैसे ही रशिया अफगानिस्तान पर हमला करते हैं और वहाँ पे सैन्य कार्रवाई की जाती है, और जो हफीजुल्लाह अमीन को अमीन का कत्ल कर दिया जाता है, और रशिया जो है एक अपना मुखौटा वाला सरकार वहाँ पे बनाता है। लेकिन दोस्तों क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी वहाँ के जो कुछ विद्रोहियों को भड़का रहा था कि ये इस्लाम के विरुद्ध है एंड ऑल दैट, ओसामा बिन लादेन भी वहाँ पे पहुँच चुका था, और ये लोग मिल के लोगों को उकसाना चालू किए। और जो रशियन सोल्जर्स के खिलाफ, जैसे दोस्तों आज अमेरिकन सोल्जर्स के खिलाफ तालिबान ने बंदूक उठाया हुआ है, ठीक यही नज़ारा उस समय में रशियन सोल्जर्स के साथ हुआ करता था। रशियन सोल्जर्स के खिलाफ वहाँ के लोकल कबीलियाई लोग जो है हथियार उठा लिए थे, और जिनको हथियार स्पॉन्सर करता था अमेरिका, ईरान, सऊदी अरबिया, ये लोग। तो दोस्तों ये जो विद्रोह हो रहा था रशियन सोल्जर्स के ऊपर में, ये एक तरह से बहुत ही खून खराबा वाला दौर था अफगानिस्तान के इतिहास में, और अलग अलग कबीले के लोग जो है इकट्ठा हो रहे थे और रशियन सोल्जर्स के खिलाफ जंग छेड़े हुए थे, और इनको हथियार से लेके पैसे से लेके सब कुछ का जो स्पॉन्सर कर रहा था वो था अमेरिका। दोस्तों इन सब के बीच एक स्टूडेंट लीडर जो है बहुत फेमस हुआ, और वो बहुत आगे आया, जिसका नाम वो था उमर नाम का एक स्टूडेंट था, जिन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को मिला के अपना एक गुट बनाया, एक ग्रुप बनाया जो रशियन सोल्जर्स के खिलाफ लड़ रहा था। उसका नाम है उमर। दोस्तों ये सब करते करते दोस्तों ये इस तरह से जंग करते करते 10 साल बीत गए। 1989 में जो रशियन सोल्जर्स जो है अफगानिस्तान छोड़ के अपना वतन, अपने देश लौट जाता है, क्योंकि रशिया को समझ में आ गया था कि अब यहाँ पे हमारा सैन्य कार्रवाई करना या फिर वो करना एक मतलब मैन पावर की वेस्टेज है, पैसों की वेस्टेज है, तो उन्होंने अपना सैन्य जो है अपने देश वापस बुला लेते हैं। अब दोस्तों अफगानिस्तान रशियन सोल्जर से आज़ाद हो चुका था, लेकिन दोस्तों जो विद्रोहियों का जो गुट था, अलग अलग कबीले के लोग थे, जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक स्टूडेंट्स के ग्रुप थे, ये सब आपस में लड़ने लग गए। आपस में क्यों लड़ने लग गए दोस्तों? अब इनको एक सत्ता का एक नशा, मतलब नशा आप बोल सकते हैं, चढ़ गया था कि इनको सबको सत्ता में काबिज होना था। तो ये जो अलग अलग ग्रुप है आपस में लड़ने लग गए। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा उभर के आया, जो नेता का नाम आया, वो जो मैंने आपको उमर बताया, स्टूडेंट यूनियन, जो एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर था उमर, वो सामने आया। अब दोस्तों
यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जो पश्तून जो भाषा है, पश्तून एक जो आपका कुछ पाकिस्तान के कुछ पार्ट और अफगानिस्तान में बहुत बोली जाती है पश्तून। पश्तून में स्टूडेंट्स को तालिब कहा जाता है, TALIB, तालिब। तालिब यानी स्टूडेंट होते हैं पश्तो भाषा में, एक्चुअली पश्तो भाषा में कहा जाता है। वही से एक्चुअली तालिबान जो है, तालिबान जो शब्द है वही पश्तो भाषा तालिब से निकल के तालिबान बना था। तो दोस्तों ये जो स्टूडेंट यूनियन जो है आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने फिर से अपना एक मुखौटा सरकार जो है अफगानिस्तान में बना दिया। और जो उमर जो मैंने आपको बताया वो ये सब छोड़ दिया ऐसा तो नहीं बोलूँगा, बट ये सबसे अलग एक जो है इमाम जो कहते हैं ना, जो मस्जिद में जो अजान एंड वो देते हैं, जो इमाम कहते हैं, मौलवी कहते हैं या मुल्ला कहते हैं जिन्हें, वो एक मस्जिद में जो है वहाँ पे एक अपना एक स्कूल जैसा जो है, मदरसा जैसे कहते हैं, वहाँ पे एक मदरसा खोल के वहाँ पे पढ़ाने लग गया और एक इमाम की ज़िंदगी जीने लगा। इसीलिए उनका नाम पड़ा मुल्ला उमर। मुल्ला उमर वो शख्स है जो तालिबान का संस्थापक है। तालिबान को जिन्होंने शुरू किया वो है मुल्ला उमर, उनका नाम इसीलिए मुल्ला उमर पड़ा। तो दोस्तों ये मुल्ला उमर जो है 1990 में तालिबान, ये जो ग्रुप जो सिर्फ एक बिना नाम के लोग जो लड़ रहे थे, इन सभी स्टूडेंट्स को मिला के एक ग्रुप, एक संस्था चालू किया जिसका नाम रखा गया तालिबान। अब दोस्तों तालिबान का एक ही मकसद था, वो था पूरे अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करना और पूरे अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की स्थापना करना। लेकिन दोस्तों अब यहाँ से शुरू होती है तालिबान वर्सेस अमेरिका। तालिबान वर्सेस अमेरिका शुरू होती है यहाँ से। दोस्तों ओसामा, जैसे मैंने आपको बताया कि ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने ही UAE की मदद से अफगानिस्तान भेजा था, अफगानिस्तान के लोकल नैरो माइंडेड लोगों को भड़काने के लिए रशिया के खिलाफ। लेकिन अब ओसामा बिन लादेन भी इनसे जुड़ के, अब क्योंकि देखिए पहले रशिया का प्रभाव अफगानिस्तान में था, क्योंकि रशियन समर्थित सोवियत यूनियन समर्थित सरकार अफगानिस्तान में था, लेकिन अब जो है अमेरिकन समर्थित सरकार जो है अफगानिस्तान में है, तो अमेरिका का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों को अमेरिका का प्रभाव भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आखिर वेस्टर्न कल्चर तो वो भी ला रहे थे, उनके सैनिक भी वहाँ पे जो है अपना बेस बना चुके थे। तो ये सब भी इनको नहीं चाहिए थी। इनको चाहिए थी अपना शरिया कानून लागू करना और पूरे अफगानियों को लेके अफगानिस्तान का अपना एक सरकार बनाना। लेकिन दोस्तों यही सब चीज़ें जो है तालिबान को जो है अब यूरोप, अमेरिका इनका दुश्मन बना दिया। नाटो, एक्चुअली नाटो का जो दुश्मन जो बनाया, यही दौर था 1990 से जो दौर चालू होता है, ये अमेरिका वर्सेस तालिबान चालू होता है। अब दोस्तों बात ये होती है कि ये सब के बीच तालिबान ने हमला करके जो वहाँ का उस समय का जो सरकार था अमेरिका समर्थित, उनको गिरा दिया। और 1996 में तालिबान ने पहली बार अफगानिस्तान में अपना सरकार बनाया और जिसका प्रधानमंत्री बना वो था मुल्ला उमर। और मुल्ला उमर के 1996 से 2001 तक की जो कार्यकाल थी, आप जानते हैं उसमें चाहे हमारा इंडियन एयरफोर्स का जो, इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन हाईजैक हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जो प्लेन क्रैश कराना हो, ये सब उन्हीं के दौर में हुआ था। और 2001 के 9/11 हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और उस समय फिर से तालिबान को जो है, तालिबान सरकार को गिरा दिया गया और फिर से एक अफगानिस्तान में चुनाव करा के एक अमेरिका का मुखौटा सरकार फिर बनाया गया। लेकिन दोस्तों उस समय से अभी तक, उस 2001 से लेकर अभी तक अमेरिकन जो सैनिक है, अमेरिका के जो सैनिक है वो अफगानिस्तान में ही बसे हुए थे। इतने सालों में अमेरिका ने लगभग 61 लाख करोड़ डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट तो नहीं बोलूँगा, खर्चा किया, क्योंकि इन्वेस्ट तो ऐसा कुछ खास नहीं किया, बट खर्चा जरूर किया। किस लिए? सिर्फ तालिबान के साथ लड़ाई में अपने सैनिकों, जो उनके जो सोल्जर्स वहाँ पे हैं, उनके रहन सहन ये सब में 61 लाख करोड़ रुपए अमेरिका ने वहाँ पे खर्चा किया 2001 से लेकर 2021 तक, इन 20 सालों में। और अमेरिका जो है, आप आज जो अफगानिस्तान का आप जो हालत देख रहे हैं, ये जो स्टोरी बतानी, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो मकसद है दोस्तों, वो ये आपको ये बताना है तालिबान कहाँ से आए। ये तो शायद आप लोग को बहुत सारे जन को आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे इधर उधर, बट दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है, मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में हर जगह में शांति रह सकती है अगर वहाँ के लोकल लीडर्स उन चीज़ों को सुलझाए। आप अफगानिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए।
इस पूरे चीज़ों में जो सबसे नरक की ज़िंदगी जिसकी बनी है वो है लोकल अफगानियों की। आज अफगानिस्तान के लोग इधर उधर भटक रहे हैं। आज तो खैर तालिबान ने जब हमला कर दिया तो माहौल अलग है, लेकिन इसके पहले जब जो सरकार भी थी, जो अमेरिका के मुखौटा सरकार थी एक तरह से, उस समय में भी तालिबान की प्रकोप जो है अफगानिस्तान में थी। अफगानिस्तान में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है। ठीक है, इन 20 सालों में इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया है, आपका जो है यूनाइटेड नेशन भी इन्वेस्ट किया है, यूएसए भी शायद थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया है, कुछ कुछ हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान की जो कायाकल्प जो है वो कभी नहीं बदला है दोस्तों। वो ना पहले बदला था ना अभी बदला है। लेकिन ये अफगानिस्तान के जो हाल हुआ सिर्फ 2 देश के अपने अहंकार की वजह से। सबसे पहले जब रशिया वहाँ पे उनकी जो सपोर्ट वाली सरकार थी, उस चीज़ से जिनको सबसे ज़्यादा जलन हुआ वो था अमेरिका। और इन दोनों के आपसी लड़ाई के बीच में जो एक देश पिसा वो था अफगानिस्तान। मतलब एक देश जो शायद अगर इन दोनों का वहाँ पे ये जो बैटल है अगर वो नहीं होता तो शायद आज अफगानिस्तान का जो रूप है, आज अफगानिस्तान को हम दुनिया में किसी और रूप से जानते, अगर इन दोनों का अहंकार नहीं टकराता तो। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई भी देश किसी का दोस्त नहीं है। कोई किसी का अगर कुछ भी मदद कर रहा है तो उसका खुद का अपना इंटरेस्ट है वहाँ पे कुछ, चाहे वो इंडिया ही क्यों ना हो। अगर इंडिया ने अफगानिस्तान में इन्वेस्ट किया है तो इसमें इंडिया का अपना फायदा है, और इसमें कोई गलत नहीं है। मैं इसमें सही या गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी इंटरेस्ट है, सबकी अपनी अपनी जो है फायदे हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा जो सबसे बड़ा मकसद ये था, ये बताना था कि अफगानिस्तान जो आज बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है, एक्चुअली बर्बाद हो चुका है हम बोल सकते हैं, फ्यूचर तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक तो हम इसे बर्बादी कह सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान के अपने कर्मों की वजह से नहीं, कुछ उनके कर्मों की वजह से बोल सकते हैं, बट ये टोटली अमेरिका और रशिया की वजह से, अमेरिका और उस समय के सोवियत यूनियन की वजह से, इन दोनों के अपने ईगो, इन दोनों के अपने अहंकार के क्लैश की वजह से आज अफगानिस्तान की यह हालत है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको तालिबान के इतिहास और तालिबान और कुछ हद तक अफगानिस्तान के हिस्ट्री के बारे में इस वीडियो के माध्यम से पता चला होगा, और आपको समझ में आया होगा कि तालिबान कैसे यहां तक पहुंचा, तालिबान की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं इस तरह से और भी वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।